अलग अलग शरीर और मन को जान लेने के बाद अब हम उसकी बैलेंसिंग की बात कर रहे थे और पहली वीडियो में हमने बात की थी वात प्रकृति के बारे में कि वात को किस तरह से आहार विहार और दिनचर्या से बैलेंस किया जा सकता है, जहां पर शरीर और मन दोनों ही स्तर पर वायु बैलेंस होती है। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पित्त दोष के बारे में कि पित्त प्रकृति वाले अपने शरीर को, अपने मन को किस तरह से आहार विहार से बैलेंस कर सकते हैं। बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फिट विद आयुर्वेदा पर। पित्त का एक मुख्य गुण है वो है हीट यानी कि गर्मी, और इस गर्मी के कारण इन्हें बहुत से रोग या समस्याएं होती रहती हैं। जैसे पूरे शरीर में जलन हो सकता है, खास करके हाथ पांव और आंखों के अंदर बेसिकली जलन ज्यादा होती है। शरीर में गर्मी लगना और एसिडिटी, खट्टी ढकारें, इस तरह की प्रॉब्लम होना या समय से पहले बुढ़ापा आ जाना। इनकी जो स्किन होती है पित्त की वजह से काफी ग्लो करती है, लेकिन इसी पित्त के हीट की वजह से इसमें झुर्रियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं समय से पहले। साथ ही साथ इसी हीट की वजह से बालों का समय से पहले पक जाना या गिर जाना, ये समस्या इनको होती है। और गर्मी से जुड़े जितने भी रोग होते हैं, खास करके लीवर के रोग जो होते हैं, जैसे पीलिया, कामला जिसको कहा जाता है या जॉन्डिस जिसको कहा जाता है, इस तरह की समस्या इनको हो जाती है। तो इस गर्म गुण को इसके विपरीत यानी कि शीत गुण से समाप्त किया जाता है, और इसके लिए पित्त की जो सर्वश्रेष्ठ दवा मानी जाती है वो आयुर्वेद अनुसार है घृत यानी कि घी। घी का सेवन इनको विशेषकर बहुत तरीके से करना चाहिए। आपके खान पान में घी होना चाहिए, खास करके खाना जो है पकाने के लिए तेल की जगह घी का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ भोजन जो पका पकाया भोजन है, दाल सब्जी, उन सब में घी डाल करके उसको सेवन करें। और इसे नशे के तौर पे भी यूज किया जा सकता है, यानी कि सोते समय 2 से 4 बूंद या मॉर्निंग में भी 2 से 4 बूंद नाक में आपको घी डालना चाहिए। देसी गाय का घी हो तो काफी उत्तम है। या सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट भी आप 1 चम्मच घी का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका अधिक बढ़ा हुआ पित्त जो होता है वो कंट्रोल होता है। और भी कुछ चिकित्सा बताई गई है आयुर्वेद में जिससे इस गर्म गुण को शांत किया जाता है, जैसे शीतल वातावरण में रहना, ठंडे वातावरण में रहना। जैसे इनके लिए चंद्रमा की रोशनी सबसे बेस्ट मानी जाती है, वो काफी शीतल होती है। पूरी रात आप चंद्रमा की रोशनी में खुले आकाश में सो सकते हैं, वो भी पित्त वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। पूरी रात अगर सोना संभव नहीं है, इस तरह की कंडीशन नहीं है, तो 2-4 घंटे चंद्रमा की रोशनी में अवश्य रहना चाहिए। बाकी गर्मियों के समय में एयर कंडीशन रूम होते हैं, जो ठंडे रूम होते हैं, वो पित्त वालों के लिए ही अच्छे माने जाते हैं। शीतल जल का प्रयोग इनके लिए काफी अच्छा है, खास करके मिट्टी के घड़े में रखा हुआ जो जल होता है इनके लिए बहुत ही शीतल है। साथ ही चांदी के बर्तन में रखा हुआ जो जल है वो भी ये सेवन कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि काफी कॉस्टली आप चांदी खरीद के लाएं और उसमें जल डाल के सेवन करें। आप मिट्टी के भी बर्तन में भी चांदी की चीजें, सिक्का या कुछ डाल करके उसका सेवन कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ ठंडे पेय पदार्थ हैं, यानी कि पीने में जो प्रयोग किए जाते हैं, खास करके जैसे पुदीना है, पुदीने का आप शरबत बना करके प्रयोग कर सकते हैं। या ऐसे ही गुलाब इत्यादि जो ठंडी चीजें हैं, इनका भी आप शरबत बना के सेवन कर सकते हैं। साथ साथ नारियल पानी इसके अंदर काफी शीतल माना जाता है और आपके पित्त को कंट्रोल करता है। पित्त वालों के लिए भी मालिश अच्छी हो सकती है, क्योंकि पित्त जो है पूरी तरह से ड्राई नहीं होता है, थोड़ा ड्राई थोड़ा स्निग्ध होता है। इसलिए पित्त वाली ठंडे तेल की मालिश कर सकते हैं, जैसे नारियल का तेल। नारियल के तेल से ये पूरे शरीर पे मसाज करें। इनको रेगुलर मालिश कोई जरूरी नहीं है, बट फ्रिक्वेंटली नारियल के तेल से ये मालिश कर सकते हैं। पित्त का एक और गुण है जो है तीक्ष्ण, यानी कि ये इंटेंस है, काफी छेदन भेदन करने वाला है, इसलिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्रिएट करता है, यानी कि शरीर से खून निकलने की समस्या। गर्मियों में आपने अक्सर देखा होगा कि नाक से अचानक खून बहने लग जाता है बहुत ज्यादा गर्मी हो जाने पर, या पाइल्स जो ब्लीडिंग पाइल्स होती हैं, मल मार्ग से खून निकलता है, या पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने लगती है किसी किसी को, या मूत्र मार्ग से भी किसी किसी के ब्लड दिखाई पड़ता है। तो ये सभी जो ब्लीडिंग इश्यूज होते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, ये तीक्ष्ण गुण के कारण होते हैं। या इसके कारण एकदम से व्यक्ति भड़क जाता है, क्रोधित हो जाता है, एकदम से गुस्से में एग्रेसिव और लाल हो जाता है, ये भी तीक्ष्ण गुण के ही लक्षण हैं। इसके लिए विशेष करके आपको घी और आंवले का प्रयोग करना है। जैसे 1 चम्मच घी लें और 1 चम्मच आंवले का ड्राई जो पाउडर होता है उसको मिलाइए और सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन कीजिए। आंवला इसके अंदर काफी बेस्ट माना जाता है। आंवले का आप और भी विधि से, शीतल विधि से, जैसे आंवले का मिश्री के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। आंवले को चूर्ण और मिश्री के चूर्ण को मिला के ले सकते हैं, या आंवले को मिश्री में मुरब्बा बना करके ले सकते हैं, या और भी कैंडी या अचार, किसी भी माध्यम से आंवले का सेवन कर सकते हैं। जब हमारे पेट में भोजन पचता है, खास करके पाचक पित्त यानी कि जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है, जो भोजन को तोड़ के पचाता है, तो उस समय बहुत सारी गैसेस भी बनती हैं, उसमें से दुर्गंध भी आती है, जो कि मल में हमें दिखाई भी पड़ती है। तो ऐसे ही जैसे बाहर भी भोजन गर्मियों में बहुत जल्दी खराब हो जाता है और उसके अंदर से दुर्गंध आने लगती है, बल्कि सर्दियों में ठीक रहता है। यानी कि हीट के कारण एक गुण होता है, वो है दुर्गंध पैदा करना, जो कि पित्त का गुण होता है। तो इनके भी शरीर में दुर्गंध बहुत आती है, खास करके स्वेटिंग बहुत होती है, पसीना बहुत आता है, उसमें से दुर्गंध रहती है। तो इसको ठीक करने के लिए भी कुछ उपाय करने चाहिए। पसीने और दुर्गंध को दूर करने के लिए कुछ लेप बतलाए गए हैं पित्त वालों के लिए विशेष करके, जैसे चंदन इत्यादि के लेप।
चंदन और गुलाब जल दोनों को आपस में मिक्स कर ले और इनका लेप बना लें। इसके अंदर आप थोड़ा सा भीमसेनी कपूर मिला लें तो ये काफी शीतल लेप तैयार हो जाएगा। इस पूरे लेप को अपने माथे से लेकर के पूरे शरीर पर, अंडर आर्म्स पर, जहाँ पसीना ज्यादा आता है हर जगह लगा सकते हैं और इसको थोड़े समय बाद धो लें। ठीक ऐसे ही बेल के पत्ते या बेल पत्र जो होते हैं इनको सुखा लें, इनका चूर्ण बना ले और इसका भी आप लेप बना करके, खास करके गुलाब जल या चंदन इसमें भी मिक्स करके तैयार करें और ये काफी कारगर होता है। खास करके अंडर आर्म्स में या जहां से भी काफी ज्यादा स्वेटिंग होती है, बदबू आती है, हर जगह आप इसका यूज कर सकते हैं और देखेंगे काफी प्रभावशाली तरीके से कुछ ही दिनों में ये आपकी बदबू और स्वेटिंग दोनों को ही कम कर देगा। ऐसे ही भोजन में हरड़ का चूर्ण आप ले सकते हैं। भोजन इत्यादि कर लेने के बाद 1 चम्मच हरड़ का पाउडर या बेल के जो पत्ते, बेल पत्र होते हैं, इनको सुखा के जो चूर्ण बना है, जिसका हमने लेप बनाया, उसी का हम पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों हरड़ और बेलपत्र दोनों में से कोई भी यूज करें तो अच्छा है। पित्त वालों के साथ एक समस्या ये होती है कि इनकी अग्नि बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत ही ज्यादा हाई मेटाबॉलिज्म होता है, चीजें बड़ी आसानी से पचा लेते हैं, भारी भरकम खा के भी बहुत जल्दी पचा लेते हैं और फिर तुरंत भूख लग जाती है। तो इसके लिए इनको गुरु आहार यानी कि भारी आहार का सेवन करना चाहिए ताकि कुछ देर अग्नि कंट्रोल रहे। जैसे आप बिल्कुल धधकती हुई आग में कुछ सूखी लकड़ियां डाल दें तो वो तुरंत जल जाती हैं, लेकिन अगर उसमें हम गीली लकड़ी डाल दें तो आग काफी कंट्रोल हो जाती है, काफी कम हो जाती है। जब तक वो लकड़ी वापस सूखती नहीं, उसका पानी नहीं उड़ता पूरी तरह से, तब तक वो अच्छे से नहीं जलती। यानी कि आग को थोड़ा समय मिल जाता है मंद करने, यानी कि आग की जो ताकत होती है थोड़ी कम हो जाती है। ठीक ऐसे ही गुरु आहार भी पित्त को कंट्रोल करता है। गुरु आहार में इनको दूध का सेवन करना चाहिए, खास करके भैंस का जो दूध होता है पित्त वालों के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि और भी ये गुरु यानी कि भारी होता है प्रकृति में। ठीक ऐसे ही मक्खन का सेवन इनके लिए काफी अच्छा होता है, इनको शीतलता भी प्रदान करता है और इनकी अग्नि को भी कंट्रोल करता है। ऐसे ही घी तो बता ही दिया, साथ ही साथ पनीर का भी सेवन कर सकते हैं। और भी खाद्य सामग्री की बात करें तो इसमें गेहूं इनके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि शीतल है, गुरु है, तो पचने में भारी है। खास करके नया गेहूं जो बिल्कुल खेत से आया है, 1 साल रखा हुआ पुराना गेहूं इनके लिए उतना अच्छा नहीं, क्योंकि वो हल्का हो जाता है। तो नया गेहूं जो है उनके लिए अच्छा है। चना, तो चना भी शीतल होता है और पित्त को शांत करता है। भुने हुए चने या जो डायरेक्ट सब्जी जो छोले वाले चने होते हैं उसका भी प्रयोग ये कर सकते हैं। ऐसे ही जो मूंग की दाल होती है काफी आइडियल होती है, पित्त वालों के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है। साथ ही साथ चावल का सेवन कर सकते हैं, वो भी प्रकृति में शीतल है और पित्त को कंट्रोल करता है। इसी तरह से ये पेठा का सेवन कर सकते हैं, जिसको कद्दू बोला जाता है शायद, इसकी सब्जी बना करके सेवन कर सकते हैं, ये भी पित्त को काफी अच्छे से कंट्रोल करता है। लौकी की सब्जी इनके लिए काफी अच्छी हो सकती है, भी शीतल होती है, पित्त को शांत करने वाली होती है। खीरा, ककड़ी, ये सब जो तर चीजें होती हैं जिनमें जल महाभूत बहुत अधिक होता है, ये पित्त को कंट्रोल करने के लिए अच्छी मानी जाती हैं, ये शीतल भी होती हैं। जो आयुर्वेद में 6 रस हैं, विशेषकर पित्त वालों के लिए 3 रस बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं, जो कि इनको सेवन करने चाहिए और बाकी के 3 रस से इनको बच के रहना चाहिए। तो जिन्हें सेवन करना चाहिए उनमें से पहला आता है मधुर यानी कि मीठा रस। मीठा से पित्त कंट्रोल होता है और ये प्रकृति में गुरु माना जाता है। मीठे, प्राकृतिक मीठे में जैसे गन्ना का सेवन कर सकते हैं। गन्ना या गन्ने के रस का सेवन इनके लिए काफी अच्छा है। गन्ने से बने जो पदार्थ जैसे कि मिश्री, गुड़ थोड़ा सा उष्ण हो जाता है, वो पित्त की वृद्धि कर सकता है, लेकिन जो मिश्री है वो शीतल माना जाता है। ठीक ऐसे ही मधुर फल वगैरह की बात करें तो जो केला होता है, जो कि गुरु भी है, पित्त को काफी अच्छे से कंट्रोल भी कर सकता है और शीतल भी है, ठंडा भी है। वैसे ही अमरूद भी पित्त के लिए काफी अच्छा है, ये भी प्रकृति में गुरु है और पित्त को कंट्रोल करने वाला है। मीठा जो आम होता है, जो कि खट्टा आम नहीं, खट्टा आम पित्त बढ़ा देगा या कच्चा आम पित्त बढ़ा देगा, लेकिन जो मीठा और पका हुआ आम होता है वो पित्त को शांत करने वाला है। नारियल एक ऐसा फल है जो काफी शीतल है और पित्त को शांत करता है। ऐसे ही दूध की जो रबड़ी वगैरह होती है या खोया होता है, मलाई वगैरह होती है, ये काफी हैवी भी होती हैं और मीठी भी होती है, पित्त को शांत करने वाली या कंट्रोल करने वाली होती है। तो दूध की ये सभी आइटम आपको लेने चाहिए जो खास करके पित्त प्रकृति वाले हैं। अगर ड्राई फ्रूट्स इत्यादि की बात करें तो डेट्स यानी कि खजूर पित्त वालों के लिए काफी अच्छे होते हैं, ये पचने में हैवी होते हैं, पित्त को कंट्रोल करते हैं और मीठे भी होते हैं। ऐसे ही मुनक्का इत्यादि जो कि पानी में सोख करके फुला करके लिए जाएं तो ये काफी अच्छे से पित्त को कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ किशमिश भी इनमें काफी उत्तम माना जाता है और अंजीर का भी ये सेवन कर सकते हैं। फिर मधुर के बाद जो सेकंड रस आता है यानी कि स्वाद आता है वो तिक्त यानी कि कड़वा रस आता है। कड़वा इनको सेवन करना चाहिए जो कि पित्त को कंट्रोल करता है, खास करके नीम वगैरह। बीच बीच में या कुछ कुछ समय पर नीम के पत्ते 2-4 पित्त वालों को चबा लेनी चाहिए, खास करके खाली पेट। या नीम की दातुन इनको करनी चाहिए, ये जो भी कड़वी दातुन होती हैं वो इनके लिए अच्छी होती है। ऐसे ही करेले वगैरह की सब्जी जो है पित्त वालों के लिए काफी अच्छी होती है, करेले का सेवन करें। परवल का सेवन करना चाहिए, वो भी पित्त को शांत और कंट्रोल करने वाला है। मोरिंगा यानी कि सहजन का सेवन इनको करना चाहिए, वो भी पित्त को शांत करता है। ठीक ऐसे ही कसैली चीजें होती हैं यानी कि जिनमें कषायपन होता है, कषैलापन होता है,
जैसे कि हरड़ का विशेषकर इनको सेवन करना चाहिए, खास करके भोजन इत्यादि कर लेने के बाद। या आंवले में भी कषायपन होता है तो उसका भी इनको सेवन करना चाहिए। अब बात करते हैं किस किस चीजों से इनको बचना चाहिए, यानी विशेषकर जो 3 स्वाद हैं उनमें क्या क्या है जो कि पित्त को नहीं लेने चाहिए या बहुत हद तक अवॉइड करने चाहिए, जिनको लेने से पित्त शरीर में अधिक बढ़ जाता है। जो विशेष करके इनको टेस्ट अवॉइड करना चाहिए उनमें से एक है तीखा। जो तीखा टेस्ट है पित्त की वृद्धि कर देने वाला है, इसलिए इनको इसे अवॉइड करके चलना चाहिए। जैसे कि हरी मिर्च हो गई, लाल मिर्च हो गई, या किचन में रखे जितने भी गरम मसाले होते हैं जिनमें काली मिर्च आ जाती है, या इसमें हींग होती है जो कि काफी गर्म होती है और पित्त को बढ़ा देती है। मेथी है, इसको भी अवॉइड करके चलना चाहिए। अजवाइन है, इस तरह की गर्म चीजों को अवॉइड करना चाहिए और तीखी चीजों को। हाँ, इसमें धनिया अवॉइड नहीं हो सकता है जो कि शीतल है और पित्त को शांत करने वाला है। साथ ही साथ धनिया और हल्दी जैसे मसाले पित्त वाले सेवन कर सकते हैं। फिर जो सेकंड टेस्ट इनको अवॉइड करना चाहिए वो है खट्टापन। खट्टी चीजें जितनी भी होती हैं जैसे कि इमली इत्यादि होते हैं, या कच्चे आम जो होते हैं, या जितने भी तरह के खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा इत्यादि, ये सभी इनको अवॉइड करके चलना चाहिए जिनमें खटास हो। बस इसके अंदर आंवला एक्सेप्शन है। आंवला खट्टा होते हुए भी पित्त की वृद्धि नहीं करता है, इसलिए इसका सेवन किया जा सकता है। फिर जो सबसे मुख्य चीज है जिसे अवॉइड करना चाहिए उस टेस्ट में आता है नमक या नमकीन चीजें। नमक प्रकृति में सबसे उष्ण रस माना जाता है, जिसका उष्ण वीर्य है, सबसे अधिक उष्ण है, यानी कि सबसे ज्यादा गर्म जो है अगर 6 के 6 टेस्ट में वो है नमक। तो नमक विशेषकर शरीर में बहुत गर्मी बढ़ा देता है, पित्त बढ़ा देता है, लीवर की बीमारियां हो सकती हैं, हेपेटाइटिस वगैरह इससे हो सकता है अगर बहुत अधिक पित्त बढ़ जाए, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए शरीर में। तो नमकीन चीजों से या एक्सेस नमक के यूज से पित्त वालों को बचना चाहिए। जो सलाद वलाद पे अलग से नमक डाल के खाना, या सब्जी में खाने में ऊपर से अलग से नमक डाल के खाया जाता है, ये भी पित्त वालों के लिए हानिकारक है। अब पित्त वालों को बचना किन किन चीजों से चाहिए? खास करके गर्मी से, गर्म भोजन से बचना चाहिए, गर्म मौसम से बचना चाहिए, खास करके धूप में बहुत अधिक निकलने से, सीधा तेज सिर पे धूप पड़ने से, आंखों में तेज धूप पड़ने से, फेस वगैरह पे तेज धूप पड़ने से बचाना चाहिए। आग का इनको सेवन नहीं करना चाहिए, आग वगैरह इनको नहीं सेकनी चाहिए, इनके लिए उतनी अच्छी नहीं है। गर्म भोजन में विशेषकर जो दही है पित्त वालों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि गुरु तो होती है, भारी होती है, लेकिन उष्ण भी होती है, गर्म बहुत होती है और पित्त की वृद्धि कर देती है। दूध और बाकी चीजें जो होती हैं, दूध से बनी हुई घी, मक्खन, ये सब पित्त वालों के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो दही है पित्त वालों के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। साथ ही उड़द गुरु तो है लेकिन उष्ण बहुत होती है, वो भी पित्त के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। या मद और मदिरा, ये गर्म होते हैं, यानी कि दारू शराब जो होते हैं पित्त वालों के लिए उतनी अच्छी नहीं है, शरीर में हीट बढ़ाने का काम करते हैं। ये तो आहार इत्यादि की बात हो गई। अब बात करते हैं एक्टिविटी इत्यादि से किस तरह से पित्त को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जितनी भी शांत और स्थिर रहने वाली चीजें हैं पित्त वालों को करनी चाहिए, क्योंकि ये काफी एग्रेसिव होते हैं, इनका दिमाग एकदम से भड़क जाता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है, इनको कंट्रोल नहीं हो पाता इन सब चीजों पे। जो शांत रहने वाले आसन होते हैं, खास करके शव आसन इत्यादि, जो बिल्कुल सीधे लेट के एकदम आराम से ब्रीदिंग करना, नॉर्मल ब्रीदिंग करना, इस तरह के आसन हो गए, शीर्षासन हो गए, सर्वांग आसन हो गए, जिसमें एकदम पोजीशन होल्ड रहती है, आदमी स्थिर रहता है। इस तरह के आसन इनके लिए काफी अच्छे होते हैं। जो शीतल प्राणायाम होते हैं, खास करके अनुलोम विलोम, जो कि आपको स्थिर रखने का काम करता है, शीतली प्राणायाम हो गया, शीतकारी हो गया, या चंद्रभेदी इत्यादि जो प्राणायाम होते हैं, इन सभी को करने से शरीर में शीतलता आती है और पित्त कंट्रोल होता है। पंचकर्म की बात करें तो विशेषकर पित्त के लिए विरेचन कर्म अच्छा माना जाता है, जो कि एक्सिस बढ़े हुए पित्त को हमारे शरीर से मल मार्ग के थ्रू बाहर निकाल देता है। यानी कि कुछ ऐसे द्रव्य इत्यादि पिलाए जाते हैं जिससे उनका विरेचन हो जाता है, पेट वगैरह साफ हो जाता है, जिससे एक्सिस बढ़ा हुआ जो पित्त है वो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। और जो रक्त है पित्त का एक मुख्य स्थान है, तो रक्त में जब एक्सिस में हीट या पित्त बढ़ जाए तो भी हमें बहुत सी बीमारियां या समस्याएं होती हैं। तो उसके लिए रक्त मोक्षण किया जाता है, यानी कि आपके शरीर से लीच या जोंक थेरेपी की जाती है, जिससे वो रक्त को चूस करके बाहर निकाल देते हैं और फिर इस तरह से जो खराब रक्त है या जिसमें पित्त एक्सिस बढ़ गया है वो बाहर निकल जाता है शरीर से और इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। पित्त वालों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हर बार उग्रता या एग्रेसिव होने से या गुस्सा होने से काम नहीं बनता है। हर जगह इस तरह की सिचुएशन नहीं चलती है। कुछ भी गुस्सा या क्रोध इस तरह की चीजें होने पर पित्त वालों को समझना चाहिए ये मेरी प्रकृति है, मुझे तो अनायास ही ये चीजें होती रहती हैं, तो ये जान करके उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, ना कि प्रकृति के बहाव में बह जाना चाहिए। ठीक ऐसे ही शांत वातावरण में रहना, उग्र वातावरण में इनको नहीं रहना चाहिए। जहां भी कहीं उग्रता हो, बहुत ज्यादा भड़कीलापन हो, वहां से इनको हटके रहना चाहिए। शांत संगीत इत्यादि सुनना समझना या शांत वाद्य यंत्र बजाना, इस तरह की चीजें करनी चाहिए। मनोहर दृश्य देखना, यानी कि जो फूल, बगिया, ये सब अच्छे खिले हुई चीजें जो होती हैं, जो मन को अच्छी लगती हैं, शांत करती हैं, मन को प्रिय लगती हैं,
इस तरह के वातावरण में इनको रहना चाहिए। पित्त वाले काफी स्वाभिमानी होते हैं, तो इसलिए बिना आकलन किए स्वाभिमान को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो अभिमान में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के तौर पे बात समझे तो आपके पास एक मोबाइल फोन है जो कि किसी फलानी कंपनी का है और किसी सामने वाले के पास दूसरा मोबाइल फोन है जो कि आपसे अच्छे ब्रांड का है। तो सामने वाला अपने ब्रांड का को दिखावा कर रहा है, तो आप यहाँ पर उससे कंपैरिजन ना करने लग जाएं और अपना स्वाभिमान ना जगा लें, ये ऐसा कैसे कर सकता है, अब तो मैं इससे अच्छा फोन लेके दिखाऊंगा। यहाँ पर आपका स्वाभिमान गलत चीज को प्रमोट कर रहा है और इस तरीके से स्वाभिमानी नहीं बनना होता, ये अभिमान में परिवर्तित हो जाता है। आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, अपने ज्ञान, बुद्धि, कौशल इन सब पे ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी से इन समान और चीज में बराबरी करनी चाहिए। तो हर वक्त छोटी से छोटी या क्षुद्र चीजों में स्वाभिमान को नहीं उतारना चाहिए, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर उनको संभल के कार्य करना चाहिए। पित्त वालों की अग्नि तीक्ष्ण होती है, इसलिए इनको फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। जानबूझकर भूखे रहना ये इनके लिए अच्छा नहीं है। इनका मेटाबॉलिज्म ऐसे ही बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा तेज है, तीक्ष्ण अग्नि है। तो भोजन नहीं लेंगे तो शरीर की धातुओं को ये पचाने लगेगा और शरीर का वजन गिर जाएगा। तो इस तरह से आहार विहार और हैबिट्स के साथ आप पित्त को कंट्रोल रख सकते हैं और अपनी पूरी जीवन शैली बहुत अच्छी बना सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकते हैं। तो आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।